Jai Hind, all my beloved India aspirants of mine, fire hearts, India warriors, and brave hearts. In this particular session, we are going to we are going to break the legs, the heads, and the hands, the each and every part of force and laws of motion. आप सभी को पता है काफी जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पहला वाला सेशन हम लोगों ने खत्म करा. वन ऑफ द बेस्ट, अमेजिंग, इनक्रेडिबल, जितने भी एडजेक्टिव्स लगाना वो सारे के सारे यहाँ पर लगा दो. पूरा का पूरा मैकेनिक्स हम लोग यहाँ पर एम कर रहे हैं. 4 टॉपिक मैकेनिक्स के होते हैं, आप सभी को पता है. कल मैंने सारी चीजें एकदम डिस्क्रिप्टिव मैनर में बता दी थी. आज का इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी लंबा नहीं जाने वाला है. 4 पार्ट, पहला होता है मोशन, दूसरा होता है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, तीसरा यहाँ पर होता है वर्क, पावर, एनर्जी, और चौथा यहाँ पर होता है ग्रेविटेशन. पहला वाला टॉपिक एकदम बढ़िया तरीके से 3 घंटे की वन शॉट यहाँ पर ली, काफी पेशेंस के साथ, काफी बढ़िया तरीके से सारी की सारी चीजें एकदम बेसिक से एडवांस तक हमने फोड़ दी है. जिसने भी ये वाला सेशन नहीं देखा हो जाकर बिल्कुल देख लेना, बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेशन इज गोइंग टू बी द बेस फॉर दिस सेशन, जो कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं. सही बता रहा हूं, यहां से कवर कर लो भाई. बहुत स्कोरिंग मैकेनिक्स, मतलब समझ रहे हो आप लोग. मिनिमम 8 क्वेश्चन, कई बार इस टॉपिक से 12 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, तो ऑन एंड एवरेज आप ऐसा बोल सकते हो 10 क्वेश्चन तो यहां से आने ही है. पिछली बार यहां पर 10 या 12 सवाल देखने को मिले थे, उसके पहले 12 के पहले 10 देखने को मिले थे, फिर 8, फिर 10 देखने को मिले थे. लगभग इतना यहां से पूछा जाता है. बिल्कुल भी यहां पर नो मोर इंट्रोडक्शन, कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला नहीं हूं. बस एक चीज बोलूंगा, ये जो टेलीग्राम चैनल है यहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए. यहां पर आप सभी को ये वाली जो हमारी टेलीग्राम चैनल है, वोकैबुलरी और करंट अफेयर के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है. जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी मेरे इंटरेक्शन होते हैं मेरे स्टूडेंट के साथ, वो यहीं पर देखने को मिलते हैं. मरून क्विज इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द रेगुलर प्रैक्टिस, फॉर इंग्लिश एंड फॉर जीएस. काफी बढ़िया चीज यहां पर देखने को मिलती है. ये बस एक चीज आप सभी से कमेंट करना चाहूंगा ये सेशन के स्टार्टिंग में. बस एक छोटी सी चीज सुनना मेरी बात ध्यान से. दिस सेशन इज गोइंग टू बी फास्ट एंड फ्यूरियस सेशन. ठीक है, ये एक बहुत ही फास्ट और काफी फ्यूरियस सेशन होने वाला है. ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि एक टॉपिक जब अपन नया पढ़ते हैं, जैसे मोशन हमने पहली बार पढ़ा, तो काफी बच्चों के बीच में इंटरेस्ट रहा. सभी बच्चों ने देखा कि भैया एकदम पेशेंस के साथ, एकदम डिटर्मिनेशन के साथ हर एक सवाल कराया, हर एक टॉपिक कराया, हर एक कंसेप्ट पढ़ाया. मगर अब यदि आप फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, जो कि मोशन से कनेक्टेड है, तो अब ऐसा हो सकता है कि यार बच्चे लोग थोड़ा डाउन हो जाए. इसलिए आई हैव डिसाइडेड, मेरे को हर तरीके से पढ़ाना आता है. ठीक है, धीरे भी तेज भी हर तरीके से मैं पढ़ा सकता हूं, बट यहां पर हम लोग एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से, एकदम एनर्जेटिक मैनर में सारी चीजें एकदम बेसिक से एडवांस तक खत्म करने वाले हैं. बहुत बढ़िया तरीके से बैठ जाओ. मेरे को पता है यार ठंड का समय चल रहा है, आलस आता है, हमको भी आता है, आपको भी आता है, मगर रीजन हमारा क्लियर होना चाहिए. वाई? ठीक है, हम लोग क्यों इतने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं. सो इफ इट इज क्लियर्ड, इतना भी कुछ हो हमको नहीं फर्क पड़ता है. स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. यहां पर आप सभी को दिख रहा है, यहां पर ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, एक शीट रखी हुई है, उसके ऊपर कॉइन रखा है, इसको यहां पर खींच रहा है. ठीक है, ये जब ये खींचेगा तो ये कॉइन क्या होगा, नीचे गिर जाएगा. यहां पर ये पर्सन है, बस में है. ठीक है, ये बस क्या है, मोशन में है, मतलब बस ये जो है ये चल रही है. जैसे ये बस में ब्रेक लगेगा, आप सभी को पता है बस इस डायरेक्शन में चल रही है, जैसे ही बस में ब्रेक लगेगा ये इस डायरेक्शन में और आगे जाएंगे. यहां पर तीसरी वाली पिक्चर में क्या दिख रहा है, यहां पर ड्राइवर यहां पर बैठा हुआ है. यहां पर अपन इंडियन नहीं ले रहे हैं, अमेरिकन ले रहे हैं, अमेरिकन कार है ये. ड्राइवर भाई यहां पर बैठा हुआ है. अब ये ड्राइवर बैठा है, इसने क्या करा भाई, अपना टर्न लिया. इस ड्राइवर ने यहां पर टर्न लिया. जब इसने यहां पर टर्न लिया ना, तो वो जो ड्राइवर है वो उस डायरेक्शन में टिल्ट हुआ, उस डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हुआ. तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऑल दिस हैपनिंग जेंटलमैन, ऑल दिस हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ वन कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है इनर्शिया. इनर्शिया का मतलब बताऊं आपको क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है रुकावट. इनर्शिया का मतलब पता क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है रुकावट. जैसे आपने रेजिस्टेंस पढ़ा ना, मतलब एक वर्ड आज ही डला था, ठीक है, जिसका नाम है एडामेंट. ठीक है, आपने देखा होगा एडामेंट करके एक वर्ड है, और आज ये काफी बढ़िया वर्ड डला हुआ है यहां पर वोकैबुलरी पर. उसका एक सिनोनिम एडामेंट भी है. तो आप वहां पर देखोगे एडामेंट मतलब कि ढीठ. भाई मैं जो हूं मैं तो होने वाला हूं. ठीक है, जिसके अंदर बिल्कुल भी ट्रेनेबिलिटी नहीं रहती है, और जिसके अंदर ट्रेनेबिलिटी नहीं है वो तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए बना ही नहीं है. आपके अंदर ट्रेनेबिलिटी होना चाहिए, मतलब कि यू कांट बी रिजिड, यू कांट बी जस्ट कि मैं जो हूं मैं वही रहने वाला हूं, यही मेरी मेंटालिटी है, यही मेरा माइंडसेट है. क्योंकि जब आप अंदर जाते हो तो उसके पहले आप एकदम नए होते हैं, और बहुत सारी चीजें जो कि आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है, आपको अडेप्ट करनी भी पड़ती है, अडॉप्ट भी करनी पड़ती है. दोनों में बहुत अंतर है, अडॉप्ट करना और अडेप्ट करना. और बहुत सारी चीजें आपको ट्रेन करनी होती, सीखनी पड़ती है, तो इसलिए अडामेंट नहीं होना चाहिए. मगर यहां पर एक कंसेप्ट है जो कि अडामेंट है, जिसको इनर्शिया बोलते हैं. कैसे, मैं आप सभी को बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ईच एंड एवरीबडी. भाई तेरे को यहां पर एक कॉइन दिख रहा है, बिल्कुल सर कॉइन दिख रहा है, बिल्कुल कॉइन दिख रहा है यहां पर. अब इस कॉइन को, ठीक है, आपने जैसे ही ये जो शीट है इसको हटाई, ये कॉइन पूरी कोशिश करेगा कि मैं रेस्ट में बने रहूं, क्योंकि ये पहले रेस्ट में था. ये पूरी कोशिश करेगा, इट विल ट्राई इट्स बेस्ट
टू रिमेन इन रेस्ट बिकॉज इट वाज एट रेस्ट इनिशियली। दूसरी बात, ये भाई जो है, ये बस हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो बस ये भी बस में अंदर बैठा हुआ है, तो बस के साथ ये भी, इसकी बॉडी भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे ही बस वाले ने ब्रेक लगाया, ठीक है, जैसे ही बस वाले ने ब्रेक लगाया, इसकी बॉडी पूरी कोशिश करेगी कि मैं अभी भी मोशन में रहूं। पहले क्योंकि मोशन में थी ना। अब आप बोलोगे यार बॉडी कैसे मोशन में, बॉडी तो खड़ी हुई है, मगर बस के साथ तो मोशन में थी ना, विद रेफरेंस टू बस। कल मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन करवाया था, विद रेफरेंस टू ट्रेन और विद रेफरेंस टू ग्राउंड करवाया था ना। उसी तरीके से क्योंकि ये मोशन में था, तो इसकी बॉडी ट्राई इट्स बेस्ट टू रिमेन इन मोशन। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तीसरी बात, ये भाई किस डायरेक्शन में इसकी बॉडी थी? इस डायरेक्शन में इसकी बॉडी थी। माना कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने इस डायरेक्शन में टर्न लिया, बिल्कुल लिया, मगर इसकी बॉडी तो पूरी कोशिश करेगी, नहीं नहीं यार मेरे को तो उसी डायरेक्शन में जाना है। समझ पा रहे हो? नहीं यार मेरे को तो वही करना है। जैसे एक मतलब कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट है यार, कोई भी आप मानकर चलो, जैसे एनडीए की तैयारी कर रहे हो आप लोग, आपका एक अटेम्प्ट नहीं हुआ, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं यार कि चला कुछ और ट्राई कर लेते हैं। अरे कोई नहीं यार, जेई की तैयारी कर ले, ठीक है। यदि आप बायो से हो, क्योंकि बायो वाले भी एनडीए देते हैं, चल तू नीट की तैयारी कर ले। अरे कुछ नहीं तो सीयूटी तैयारी करके कोई कॉलेज चले जाना। मगर वो जो अंदर से एक रेजिस्टेंस आता है ना कि यार नहीं यार यही करना है, ठीक है, जो ढीठपना रहता है यार, नहीं यही है हमारा लक्ष्य, तो चलो एनडीए नहीं भी हुआ ना तो सीडीएस हमारे पास है, एफकेट हमारे पास है, और ऐसी बहुत सारी एंट्रीज है जिसके थ्रू हम चले जा सकते हैं। तो ये जो माइंडसेट, बट द मोस्ट ब्यूटीफुल एंट्री इज द एनडीए एंट्री, ठीक है। आगे आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो यहां पर उसी तरीके से जो इनर्शिया है, यहां पर मैंने काफी बढ़िया तरीके से समझा दिया। तो इससे आप बहुत बढ़िया चीज क्या समझे हो पता, कि इनर्शिया बच्चे 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। अब आपको कॉपी में कैसे लिखना है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। इनर्शिया मतलब खुद को रोकने की टेंडेंसी और कैपेसिटी, एक नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो मास है, मास क्या है? एक क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब इनर्शिया का मेजर है ये मास, ठीक है। तो इनर्शिया और मास दोनों काफी रिलेटेड है, मतलब जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ये चीज अपने दिमाग में फिट बैठाना कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। अब जैसे मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, पता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट कब होगा? रेस्ट में बने रहने की टेंडेंसी, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब मोशन में बने रहने की टेंडेंसी, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बने रहने की टेंडेंसी। अब टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है बच्चे? टेंडेंसी का मतलब पता है क्या? कैपेसिटी। टेंडेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी, और कैपेसिटी को आप कैपेबिलिटी भी बोलते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपेबिलिटी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, आप यहाँ पर पोटेंशियल भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल, ठीक है। आप एबिलिटी भी बोल सकते हो, ये सारे के सारे यहाँ पर सिनोनिम्स हैं उसके। तो ये सारे के सारे आप कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब मेरी बात सुनना सारे सभी, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। यदि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहले रेस्ट में था, ठीक है, पहले वो मस्त रेस्ट में था, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल बस में खड़े हुए हो, आपने ऊपर वो पकड़ा हुआ है होल्डर, जैसे यहां पर ये पकड़ा है, मगर बस अभी खड़ी हुई है। जैसे ही वो बस मोशन में आएगी, तो अब यहां पर कौन सा इनर्शिया होगा? यहां पर वो इनर्शिया होगा जिसमें आपकी बॉडी पहले जिस स्टेट में थी, पहले तो रेस्ट में थी ना, तो अब आपकी बॉडी पूरा कोशिश करेगी कि अब मैं रेस्ट में रहूं। उसी तरीके से यदि आप मोशन में हो, ठीक है, आप मोशन में हो, और अब यदि एकदम से बस रुकी, रेस्ट में आई, तो अब यहां पर कौन सा इनर्शिया लगेगा? जो कि इनिशियल वाला था, बस मोशन में थी ना, तो मोशन वाला लगेगा। समझ में आया? आप लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, अब एकदम से आपको राइट डायरेक्शन में जाना हो, तो आपकी बॉडी ट्राई योर बेस्ट कि आप पुराने वाले डायरेक्शन में जाओ जिसमें आप पहले से मूव कर रहे थे। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। मजा आया सभी को? भाई ये क्या है? एप्पल, ठीक है। एप्पल किस किस का फेवरेट फ्रूट है? बिल्कुल भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। कमेंट सेक्शन ये इसलिए नहीं बना हुआ है कि तुम तुम्हारा फेवरेट फल का नाम बताओ, ये करो वो करो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मत बताना, अच्छा बता देना, ठीक है। बताना और बताना के नीचे सेशन कैसा लगा, ठीक है। अब यहां पर मेरी बात सुनिए, न्यूटन सर के लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये जो एप्पल है ना, ये एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा फ्रूट है जिसकी वजह से ना फिजिक्स के कई सारे दरवाजे खुल गए, और आपके लिए मतलब नई नई सारी चीजें आ गई। यहाँ पर आपका सिलेबस बढ़ गया। अब आप इसको एज अ बर्डन नहीं ले सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि हमारे को जानने को मिली। फिजिक्स काफी ब्यूटीफुल है यार, बहुत बढ़िया चीज है फिजिक्स। तो यहाँ पर इन्हीं के लॉज ऑफ मोशन अपन देखते हैं। इनके हाथ में एप्पल रखा हुआ है, ये जो एप्पल है ये सिर के ऊपर से नीचे गिरा था, और इसी के बेसिस पर यहाँ पर 3 लॉ देखने को मिले। पिछले वाले सेशन में हमने इक्वेशन देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पर लॉज देख रहे हैं। पहला लॉ ऑफ मोशन क्या है कि भाई एक इंसान तब तक अपने बिस्तर पर ठंड में सोता रहेगा जब तक उसकी मम्मी उसके ऊपर आकर 1 बाल्टी पानी ना डाल दे। एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट रेस्ट विल ऑलवेज स्टे एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब कि जैसे मेसी है, इस बॉल में जब तक लात नहीं मारेंगे ये बॉल मूव नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे।
So an object at rest remains at rest and an object in motion remains in motion with same speed and direction जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कॉपी में कैसे लिखना है, ऐसे करके लिख सकते हो कि भाई एक बॉडी ना इट विल रिमेन इन रेस्ट, ठीक है, या फिर मूव करते रहेगी, ठीक है, मतलब जो जिसमें भी वो है ना उस पर्टिकुलर स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो। और याद रखना ये वाली लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल माय वॉरियर्स, ठीक है। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, सारे के सारे मेरी बात को ध्यान से सुनो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, आप सभी ने एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। यदि मेरे को बोलना है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं चेंज इन मोमेंटम। तो पहली बात तो मोमेंटम को डिनोट कैसे करते हैं, मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है मतलब दो मोमेंटम है P1 और P2, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब P2 माइनस P1। बिल्कुल सर, चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने बोल दिया सेम ये चेंज इन मोमेंटम तो यहां पर है, मगर मैंने इसमें एक चीज अलग करी। वो क्या कि इसमें लगा दिया मैंने रेट, ठीक है, इसमें लगा दिया रेट। क्या कर दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये कर दिया। तो P2 माइनस P1 पहले से था, अब मैंने रेट कर दिया तो इट इज डिवाइडेड बाय 2 नहीं, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, इट इज डिवाइडेड बाय टाइम, समझे। अब एक बात मैं आप सभी को बताऊं, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है, ये फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, P2 माइनस P1 अपॉन T, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं सभी को थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि P मोमेंटम क्या होता है, यहां पर मैं आप सभी को बता देता हूं थोड़ा शॉर्ट में, ताकि आप सभी को पता चल जाए। मेरी बात सुनना, एक क्वेश्चन ही मैं सीधे आपको करवा देता हूं ना। ये देखो, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। देखो मोमेंटम क्या होता है, अपन पढ़ते हैं ना वेलोसिटी, एक स्पीड से जा रही है, फिर हमने वेलोसिटी पढ़ा। तो मोमेंटम एक इतनी बढ़िया टर्म है ना, इतनी बढ़िया टर्म है, हम इसमें सिर्फ वेलोसिटी की बात नहीं करते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग साथ में ना मास की भी बात करते हैं। मतलब यहां पर यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट मास, और यहां पर आप वेलोसिटी की भी बात करोगे। इन दोनों का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन जो निकल कर आता है उसको बोलते हैं मोमेंटम। सो मोमेंटम इज नथिंग बट मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P एंड इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ mv, मतलब कि मास और वेलोसिटी। मास की ऐसा यूनिट क्या है, kg, और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इट इज इक्विवेलेंट टू kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर सभी को, इज इट क्लियर एवरीवन? बिल्कुल सर क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन काफी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुई, यहां पर देखो आपने क्या बोला, यहां F है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 को क्या बोलोगे आप बोलोगे M2U2, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। देखो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं बढ़िया सी। P1 हमारा क्या है, इनिशियल मोमेंटम ले लें, बिल्कुल सर। बाद में नया वाला मोमेंटम क्या है, P2, जो कि हमारा फाइनल है, इनिशियल को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इनिशियल को हम लोग बोलेंगे M1 और U1, यही बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, M और U बोलो अब तो, ठीक है, सीधे बोल दो। ये हो गया M और यहां पर हो गया U, और इसको क्या बोलोगे, M और यहां पर V, यही बोलोगे ना, क्योंकि इनिशियल में यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कर दी और फाइनल में यहां पर फाइनल वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, MV माइनस MU, और यहां पर क्या हो जाएगा T। M कॉमन आ रहा है तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M कॉमन V माइनस U अपॉन T। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि V माइनस U अपॉन T ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन। तो हेंस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M मल्टीप्लाई बाय A, ये होता है। और यहां पर जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो ये हो जाता है F इज इक्वल टू KMA। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, ठीक है, वैसे तो अपन ने यहां पर ये लिख दिया है, K लगा दिया, बाकी फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स जो कि उसके ऊपर अप्लाई हुआ है, ठीक है। 2 बार यहां पर अप्लाई लिख दिया है, तो यहां पर ये हटा दो, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो
तो यहां पर एक चीज और पता चलती है आपको, जैसे फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आया आपका, बिल्कुल। तो जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड। और आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये मास नीचे लेकर आ जाओ, F अपॉन M इज इक्वल टू ए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, मजा आ गया। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इस प्रकार से आपको पूरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे करके लिखना है, आप इस तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख सकते हो, काफी बढ़िया तरीके से। ठीक है, मोमेंटम का मैंने बता दिया। अब सुनो, अब ना हम लोग सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत प्यारे सवाल, काफी बढ़िया प्रकार के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस, ठीक है, फिजिक्स इज नथिंग। प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस में फोकस काय के ऊपर करना है, आपको कंसेप्ट और अप्रोच के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, कंसेप्ट एंड अप्रोच के ऊपर, इन दो चीजों के ऊपर फोकस करना है, और आखिरी तक गिव अप नहीं करना है। यहां पर ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स जिनको इसके बारे में नहीं पता है, ठीक है, जिसको कुछ चीजें नहीं आती हो, मैं उनको कहूंगा बिगिनर। ठीक है, मैं उनको बिगिनर कहूंगा भाई, मगर कोई बात नहीं, एवरी बिगिनर इज अ विनर, हर बार बोलता हूं। ठीक है, आप अकेडमी में जाते हो, हर बंदा ऐसा नहीं होता है जिसकी फिजिक काफी बढ़िया हो, जिसको 10 किलोमीटर दौड़ना आता हो, ठीक है, जिससे 10 पुलअप्स लग जाते हो, ठीक है, जिससे पुशअप्स लग जाते हो, हर बंदा ऐसा नहीं होता है, मगर उसके अंदर एक आग रहती है, एक फायर रहती है, उसके अंदर एक ट्रेनेबिलिटी रहती है। ठीक है, क्या रहती है? ट्रेनेबिलिटी। यहां पर लिख दे रहा हूं, ट्रेनेबिलिटी ऐसी चीज है, एबिलिटी टू बी ट्रेन्ड, ठीक है, टू बी एबल टू बी ट्रेन्ड, जिसमें आप ट्रेंड किए जा सकते हो, ये आपके अंदर रहती है। तो इफ यू हैव दिस पर्टिकुलर क्वालिटी इन यू, यू आर मेड फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो बस यहां पर तैयार हो जाओ सीखने के लिए। हर एक चीज एकदम बारीकी से बताऊंगा, काफी बढ़िया तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा, काफी बढ़िया तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कैसे करना है? केजी द ओजी वे, इस तरीके से आपको डिकोड करना है, मैं बता रहा हूं कैसे। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, तो पहले आपको मास पता चला, आपने अंडरलाइन करा, तो यहां पर सबसे पहले बच्चे क्या कर, तू लिख दे मास। ठीक है, आंख बंद करके यहां पर मास लिख दे, कितना सर? m इज इक्वल टू 200। सर ये तो ग्राम में है और हम तो ऐसा यूनिट में लिखते हैं, और यहां पर हमारे जो ऑप्शन है ये भी सारे के सारे ऐसा यूनिट में गिवन है, तो आपको ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 200 अपॉन 1000, ये हो गया केजी। अभी क्या सर इसको कैंसिल कर दे? कैंसिल मत कर, इसको ऐसा का ऐसा छोड़ दे, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा है। A hockey ball of mass 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड, मतलब यही बॉल 10 मीटर पर सेकंड पर ट्रेवल कर रही है। ओके, तो आप ट्रेवल कर रही है, मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ओके, ऑल राइट, ऑल गुड। इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक, मतलब एक हॉकी स्टिक के द्वारा टकराई गई वो हॉकी बॉल, सो एज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओन ओरिजिनल पाथ, मतलब कि विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये एक बॉल थी भाई, ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, यहां पर एक हॉकी बॉल के द्वारा टकराई। अब ये जो बॉल है ना, सेम अपनी पोजीशन पर दोबारा आ रही है, ठीक है, सेम अपनी पोजीशन पर आ रही है, बट विद द स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। तो अब जो आ रही है वो फाइनल वेलोसिटी है, वो कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, इट इज 5 मीटर पर सेकंड। मगर मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। जो पूरा का पूरा क्रैकिंग पार्ट होता है ना क्वेश्चन का, जो क्रैकिंग पार्ट होता है, जो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक करता है कि वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर है, ये लिखा हुआ है ओरिजिनल पाथ, रिटर्न हो रही है। तो मैंने आप सभी को बोला था सेम पाथ पे यदि कोई चीज रिटर्न हो रही है, मतलब कि रिटर्न होना मतलब कि इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, रिटर्न होना मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न होना, और कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि नेगेटिव साइन लग जाता है। तो ये यदि 10 है तो ये कितना हो जाएगा? ये है 5 है, तो यहां पर माइनस का साइन लग जाएगा, तो यहां पर ये क्या लग जाएगा? माइनस। समझ में आया सभी को? बिल्कुल सर। अब और आगे क्या बोला है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन, ठीक है, ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आपको चेंज इन मोमेंटम चाहिए। तो चेंज इन मोमेंटम अभी मैंने बताया, चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम में चेंज आना। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे होता है यार? दो प्रकार के मोमेंटम होते हैं, हमेशा बताया। एक क्या होता है? एक होता है इनिशियल मोमेंटम, एक होता है इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, यहां पर लिख दो इनिशियल मोमेंटम। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है फाइनल मोमेंटम, दूसरा होता है फाइनल मोमेंटम। तो हम ऐसा कंसिडर करके चलते हैं कि मोमेंटम बड़ा है, तो इसलिए अपन क्या कर देते हैं कि चेंज इन मोमेंटम मतलब कि फाइनल वाले को फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे कर देते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो पहली बात तो मोमेंटम एम वी होता है, इनिशियल मोमेंटम को आपने क्या बोला? एम यू, फाइनल मोमेंटम को क्या बोला? एम वी। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा? तो चेंज इन मोमेंटम हमको चाहिए,
चेंज इन मोमेंटम इज गोइंग टू बी एम वी माइनस एम यू, यही होता है। आपने मास कॉमन ले लिया तो क्या होने वाला, v माइनस यू। तो मास कितना है हमारा भाई, 200 अपॉन 1000, ये हमारा मास है। v माइनस यू कितना होगा सर, -5 -10, ये होने वाला है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 और ये 5 बार हो गया। ये कितना होगा -15, ये हो जाएगा 3 बार, ठीक है। तो ये -3 kg मीटर पर सेकेंड, -3 प्रॉपर लिखो, kg मीटर पर सेकेंड is going to be your final answer which has been come here out, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर, काफी बढ़िया तरीके से क्लियर है। 5 3 15 कर दिया, क्वेश्चन हमारा एकदम क्लीन चिट सॉल्व हो गया। अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें दिमाग चाहिए, इसमें मैथमेटिक्स भी चाहिए। मैं बिल्कुल आपको समझा देता हूं, जिसको नहीं आता वो यहां से सीख जाओ। सेम क्वेश्चन मैंने कहां करवाया था, सेम क्वेश्चन पहले वाले सेशन में करवाया था। वहां पर भी कहीं ना कहीं क्या लग रहा था, आपको हिंट दे दी थी इंस्टेंटेनियस स्पीड वाली, उस तरीके से मैंने बताया था, जिसमें डेरिवेटिव करना होता है। डोंट वरी, आप देख लो। और जो मैथ्स से बिलोंग नहीं करता ना, मैथ्स जिसका पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट नहीं है, जिसने डेरिवेटिव नहीं पढ़ा, वो उसको क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, मगर सारे के सारे समझने का ट्राई करो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहां पर क्या बोल रहा है, सेंड फॉल्स वर्टिकली ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। सेंड का मतलब होता है सर रेत, तो और कन्वेयर बेल्ट एक ऐसी चीज है जो कि ऐसे बेसिकली मूव करती है, ठीक है। कोई चीज जैसे होता है ना, आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट है, इस पर कोई चीज गिर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर रेत अपन गिरा रहे हैं, ठीक है, ये रेत गिरी। अब ये रेत धीरे धीरे ऐसे करके आगे जाएगी और नीचे करके गिर जाएगी। तो ये कन्वेयर बेल्ट का काम है। बेसिकली दिस इज द फंक्शन ऑफ द कन्वेयर बेल्ट। तो ये कन्वेयर बेल्ट अपन ने बना दिया, ठीक है, दिस इज द कन्वेयर बेल्ट, और ये ऐसे करके मूव हो रहा है, और इसके ऊपर क्या आ रही है, इसके ऊपर रेत गिर रही है। तो सर इतना तो क्लियर है सर, इसमें क्या कठिन है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रेत गिर रही है, और आगे क्या लिखा हुआ है। मेरी बात एक एक चीज, मेरी बात ध्यान से सुनना। एट अ रेट ऑफ 0.1 kg पर सेकेंड। सर क्या ये मास दिया है, kg लिखा हुआ है? अरे नहीं नहीं नहीं, यहां पर लिखा है kg पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 0.1 kg गिर रही है, मतलब ये आपको क्या रेट दिया है। और सर रेट का मतलब तो स्पीड होता है, हर रेट का मतलब स्पीड नहीं होता है। यहां पर क्या बोल रहा है कि आपको बस ये बता रखा है कि भाई 0.1 kg पर सेकेंड के रेट से ये गिर रही है, ठीक है, 0.1 kg पर सेकेंड के रेट से यहां पर गिर रही है। मतलब कि मास में जो चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से, मास में जो चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से, यहां पर आपको वो बता रखा है, ठीक है। अब यहां पर आगे क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू कीप द बेल्ट मूविंग, मतलब बेल्ट को मूव कराने के लिए उसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो भाई यहां पर तेरे को वेलोसिटी कितनी दे रखी है, यहां पर तेरे को, अब हमको नहीं पता इनिशियल है या फाइनल है, बाकी वेलोसिटी हमको 2 मीटर पर सेकेंड दी है। तो अब बोल रहा है कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन द बेल्ट, कितना फोर्स इस बेल्ट पर लगाएं कि उतना, मतलब जिस मास से यहां पर सेंड गिर रही है वो कंटिन्यूअसली वहां पर जाती रहे, मूव होती रहे। तो इतना क्वेश्चन हमने समझा, इतनी जरूरत भी नहीं थी हमको समझने की, हमको बस ये फाइंड आउट करना था कि हमको गिवन क्या है। 2 चीज हमको गिवन है, अब हमको फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आपने सबसे पहले ये लिखा, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये अभी हमने फॉर्मूला निकाला था। बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग जेंटलमैन, इज देयर एनीथिंग व्हिच हैज समथिंग टू डू विद एक्सेलरेशन? नो, यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे एक्सेलरेशन का कोई लेना देना हो। यहां पर कहीं भी एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनो यार, फोर्स को अपन एक चीज और बोलते हैं, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बिल्कुल सर, फोर्स को हम चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में अभी अपन ने फाइंड करा और एक क्वेश्चन अभी करा। तो सर फोर्स को चेंज इन मोमेंटम बोल दिया, बिल्कुल बोल दिया सर, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज आना मतलब क्या होता है, चेंज आना मतलब कि हम डेरिवेटिव निकाल देते हैं, उसका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन कर देता है। बिल्कुल सर, मतलब कैसे करेंगे, जैसे ये फोर्स है, ठीक है, इज इक्वल टू ये P है, तो आप कुछ मत करो, इसका dy dt कर दो। बिल्कुल सर, dy dt कर दो। तो सेम जो इसका dy dt है कैसे आएगा, ये dy dt है, आप इसको क्या लिख दो, आप P को mv लिख दो। P को mv क्यों लिखा सर आपने, अरे मूर्ख, P इज इक्वल टू mv होता है ना, P इज इक्वल टू mv, और ये ऐसी लाइन है कि वी नो दैट P इज इक्वल टू mv, बस उसकी वैल्यू पुट करिए। अब क्या करें, आप सारे के सारे मेरे को एक बात बताइए, ये जो v है ये कांस्टेंट है वेलोसिटी, क्योंकि हम तो मास को कर रहे हैं ना, तो जो कांस्टेंट होता है वो आगे आ जाता है। तो ये आगे आएगा तो कैसा हो जाएगा, v मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये v आगे आ गया, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये v मल्टीप्लाई बाय dm अपॉन dt, ये ऐसा हो गया dm अपॉन dt। अब v की वैल्यू तो हमको दी है,
v की वैल्यू वेलोसिटी हमको 2 दी है, ठीक है, ये वेलोसिटी हमको 2 दे रखी है, बट dm/dt दिया है क्या, मतलब मास में चेंज आना टाइम के साथ, मास में चेंज आना टाइम के साथ। तो एक बात बता मेरे को, यहां पर 0.1 kg/सेकेंड, मतलब यही तो है। तो ये आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है dm/dt, मतलब कि जो मास है, ठीक है, कितना, किस मास, मतलब जो कितने टाइम से मास में चेंज आ रहा है, तो ये आपको गिवन है ना, कितना है 0.1, तो ये आपको ये गिवन है 0.1, तो ये क्या गिवन है, ये गिवन है, बस दोनों का मल्टीप्लाई करना है और क्या, वैल्यू पुट करो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.2 न्यूटन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो एक डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगा, एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगी, दोनों से मिलकर क्या बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं जनाब, आगे बढ़े, घबराना नहीं है भाई, ठीक है, हमेशा बोलता हूं, भरी जवानी में यदि कलेजा कांप गया ना तो धिक्कार है ऐसी जवानी पर। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है हमको, ऐसे घबराना वगैरह कुछ भी नहीं है। ऐसे कितने सवाल आएंगे यार, जितने ज्यादा सवाल आएंगे उतने ज्यादा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे ना। समझ में आ रहा है आपको? मतलब एक डाउनफॉल क्या आ सकता है कि आप एग्जाम में जाकर सवाल गलत कर दो, ठीक है, एक दिक्कत ये हो सकती है। एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये हो सकता है कि आप एग्जाम में जाकर वो सवाल गलत कर दो, ठीक है। और एक चैलेंज ये हो सकता है कि आप प्रैक्टिस के टाइम पर, जब आप तैयारी कर रहे हो उस टाइम पर गलत कर दो, ठीक है। तो जब आप तैयारी के टाइम पर सवाल गलत करोगे ना, ठीक है, यदि आप तैयारी के समय आप कोई सवाल गलत कर देते हो तो 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो गलती आप दोबारा नहीं दोहराओ। हाई चांसेस है कि वो गलती आप दोबारा एग्जाम में अपने नहीं दोहराने वाले हो, क्योंकि आपने अभी एक बार वो गलती कर चुके हो। तो व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ मेकिंग द मिस्टेक्स? Make the mistakes as much as you can, but be afraid of making the mistakes again and again. Be afraid of repeating the mistakes again and again. Try to learn from the mistakes. उनसे सीखो और उन चीजों को अडाप्ट करो और कोशिश करो कि जो आपने गलती करी वही आपकी आगे चल के स्ट्रेंथ बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है भाई, a stone of 1 kg is thrown with a velocity, ठीक है, ऐसे करके रीड थोड़ी ना करना है सर, आपने सिखाया जैसे ही पढ़ा स्टोन ऑफ 1 kg, तो सर मास हमको दिया है 1 kg, सर ओके सर लिख दिया, ठीक है। इस थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब यू हमको इनिशियल वेलोसिटी से हमने फेंका है तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है, ओके ऑल राइट। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम्स टू रेस्ट, ठीक है भाई, पत्थर फेंकने के बाद रेस्ट में आ गया यार, मतलब पत्थर आपने फेंका और वो रेस्ट में आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी है इट हैज कम टू 0, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। आफ्टर ट्रेवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, अब मेरी बात सुनो, आपको डिस्टेंस कितना दिया है, s इज इक्वल टू 50 मीटर आपको डिस्टेंस दिया है, इतनी चीजें हमने लिख दी है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस, आपसे ये पूछ रहा है। तो 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, उसके बाद आपको 2 खतरनाक वाले प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। हमसे फोर्स पूछ रहा है, तो कपिल भैया ने एक चीज हम सभी को बताई है कि जो चीज हमसे पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखो, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो कि उसमें से हमको क्या क्या गिवन है, तो 90% केस में आपको मास गिवन होगा, ठीक है। आपको जो एक्सेलरेशन है फाइंड करके इसकी वैल्यू डालना है। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, जितनी भी चीजें आपको गिवन है आप उनका इस्तेमाल कर लो, चलो करते हैं। तो भाई एक्सेलरेशन फाइंड करने का एक तरीका क्या है, तो कोई चीज यदि तेरे को फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन जैसे फाइंड करनी है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करोगे तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखोगे ना। मैं दोबारा बता रहा हूं, सुनना मेरी बात, बहुत बढ़िया टेक्निक बता रहा हूं, सुनना। एक स्टेप होती है, ठीक है, पूरे के पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। पहले तो आपने डिकोड करा, मतलब आपने लैंग्वेज को डिकोड करी, आपने सारी चीजें यहां पर लिख दी, ये जो जो कंडीशंस आपको गिवन है, ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन आप सभी ने काफी बढ़िया तरीके से लिख दी यहां पर, और आपने आधी जंग जीत ली, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या फाइंड करा कि भाई टू फाइंड, ठीक है, फाइंड क्या करना है, ठीक है, टू फाइंड। अब टू फाइंड में आपने क्या देखा कि भाई फोर्स फाइंड करना है मेरे को, ठीक है। अब इस टू फाइंड का फॉर्मूला क्या होता है, आपने देखा एम ए होता है। अब आपने देखा कि इसमें गिवन क्या है, यार एम गिवन है, ए गिवन नहीं है, तो ए को कैसे फाइंड करना है, तो ए का पहले फॉर्मूला देखो। ए का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए का फॉर्मूला तो ये होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यही होता है सर, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू, सर वी हमारे पास है, यू हमारे पास है, ठीक है, बट टी हमारे पास नहीं है, टी हमारे पास नहीं। तो सर अब हम क्या टी फाइंड करें, फिर टी से ए फाइंड करें, फिर ए से हम फोर्स फाइंड करें? अरे इतना झमेला नहीं करना है। आप एक बार जरा फोर्सेस ऑफ लॉज ऑफ, मतलब जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए ना 3, देखो पहली वाली जो है, एक बात बता रहा हूं आपको, जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, वो तो यही है,
आप खुद देखो ना, पहले u को उधर लेकर गए इज इक्वल टू at हो गया, अब a इधर है, टाइम को उधर कर दिया तो v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल टू a हो गया। मतलब पहली वाली तो यूज होने वाली नहीं है, तो पहली वाली को काटो, पहली वाली को काटो। सर ठीक है, पहली वाली को काट दी। दूसरी वाली हमने लगा कर देखी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर s है हमारे पास, u है हमारे पास, सर टाइम नहीं है जो कि फाइंड करना आ रहा है, अच्छी बात है। अरे मगर a भी तो नहीं है, दो वेरिएबल कैसे फाइंड करोगे, एक इक्वेशन में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही चीज तो फाइंड कर, ठीक है, एक ही चीज तो फाइंड करोगे आप, समझ रहे हो। अब मेरी बात सुनो, तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। सर v है हमारे पास, u है हमारे पास a नहीं है और s है। सर मगर हमें तो t चाहिए ना, फिर हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। अरे तो डायरेक्ट यहां से a की वैल्यू फाइंड करना मेरी जान, a की वैल्यू फाइंड करो और वहां पर पुट कर दे, ठीक है। v 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 50, ये 0 काट दो, ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 400 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 मल्टीप्लाई बाय a, एक्सेलरेशन कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया, बिल्कुल आ गया। यहां पर मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, इसकी वैल्यू उठाकर यहां डाल दो। फोर्स इज इक्वल टू मास कितना गिवन है 1 kg मल्टीप्लाई बाय -4, तो फोर्स कितना आ जाएगा -4 न्यूटन। मजा आया कि नहीं, कौन सा ऑप्शन है लगा देना जरा। अब सर -4 तो हमको गिवन नहीं है, अब क्या करें, माइनस में तो हमारा आंसर नहीं है, फिर छोड़कर आ जाए, छोड़ना मत, पता है -4 नहीं है ना तो आप बी कर दो। मैं रीजन भैया ऐसा क्यों है बच्चे, यहां पर ना क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा नेगेटिव आता है, यदि यहां पर 4 भी होता ऑप्शन में और एक ऑप्शन में -4 होता तब तो आप -4 ही लगाते, ठीक है। मगर आपको यहां पर पर्टिकुलरली क्या बोला है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो आप साइन मतलब हटा दो। और सबसे बढ़िया पता कंडीशन क्या होती है, यहां पर यदि दिया होता व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो मैग्नीट्यूड में फिर तो अपन साइन को इग्नोर कर देते ना, फिर तो आप सीधा यहां पर क्या लगाते थे 4 न्यूटन लगाते थे। क्लियर है सभी को, बिल्कुल सर क्लियर है। अब यहां पर देखो एक दो सवाल और करते हैं, फिर आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर। ये इंजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको फ्रिक्शन काफी बढ़िया तरीके से समझा देगा, ठीक है। फ्रिक्शन अभी अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एक 8000 kg का इंजन है, ओहो 8000 kg का इंजन, ठीक है सर, ये है ना 8000 kg का, इसका कितना है 8000 kg, ठीक है। पुल्स द ट्रेन ऑफ 5 वैगन, मतलब 5 डब्बों की ट्रेन को पुल कर रहा है ये, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 को कर रहा है ये, ठीक है। ईच ऑफ 2000 kg, ठीक है, 2000 kg का है, ठीक है, हर एक 2000 kg का है, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ये 2 kg का है, ये 2 kg का डब्बा है, ये 2 kg का है, ये 2 kg का है और ये 2 kg का है, ठीक है, बढ़िया। इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, यार फोर्स तो इंजन ही लगाएगा, कॉमन सी बात है भाई, इंजन ही लगाता है, ठीक है। ये इसके चक्के बना दिए, यहां से धुआं निकल रहा है, ठीक, 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाया, 40,000 न्यूटन का फोर्स लगाया। द ट्रैक, यहां पर जो ट्रैक होगा ना, ट्रैक बना दे, ये ट्रैक है, ये जो ट्रैक है ना उसको फ्रिक्शन कितने का दे रहा है, ठीक है। ये जो ट्रैक है मैं बता दे रहा हूं भाई, ये दे रहा है फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन दे रहा है 5000 न्यूटन का, ठीक है, 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन दे रहा है। अब हमको क्या फाइंड करना है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, ठीक है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। अब नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताऊं। टोटल एक बात बताओ मेरे को, फोर्स कितना लग रहा है, इंजन फोर्स कौन लगाता है, इंजन लगाता है, ठीक है। तो टोटल 40,000 लग रहा है सर, ठीक है, 40,000, मगर ट्रेन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, ठीक है, मगर जो ट्रैक है वो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ठीक है, ऑपोजिट फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कभी भी फ्रिक्शन का जो फोर्स है आपको गिवन है, एक आपको फॉर एग्जांपल मेन फोर्स है, ये आपको मेन दिया है, ठीक है, और आपको ये फ्रिक्शन नीचे क्या दिया है, फ्रिक्शन दिया है, ये फ्रिक्शन दे रखा है। तो आपको यदि नेट फाइंड करना है ना, तो आप क्या करो, मेन जो कि 40,000 है उसमें से आप माइनस कर दो ये वाला, तो आपका कितना आ गया 35,000, तो ये आ गया नेट, पहले का आंसर ये आ गया। क्लियर सभी को। अब यहां पर पूछ रहा है कि सर द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या होगा, ट्रेन का एक्सेलरेशन। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन यदि आपको फाइंड करना है, इफ यू वांट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो आपने फोर्स तो फाइंड कर लिया, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है।
तो फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब फोर्स कितना रखोगे यहाँ पर? सर 35 रख दें, बिल्कुल 35 रख देते हैं यहाँ पर, ये रख दिया 35। और मास कितना रखें? ठीक है, क्योंकि हमको ट्रेन का करना है, तो ट्रेन का मास कितना है? अब ट्रेन का मास है ये 8 kg, और ये 2-2 किलो के डब्बे, 2-2 किलो के डब्बे कितना हो गया भाई? ये 1 2 3 4 5, ये 10 और 18, ये यहाँ पर आ गया 18। तो ये 35/18 इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब सुनो मेरी बात सारे के सारे, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये फोर्स में आपने 35 क्यों लिखा, आपने 40 क्यों नहीं लिखा? मैं आपको रीजन बताऊं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी ये चीज को मेंशन कर दिया गया था कि ट्रैक भी 50,000 का फ्रिक्शन ऑफर कर रहा है। यदि आपको फ्रिक्शन दिया है ना, फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। यदि ये फ्रिक्शन नहीं गिवन होता ना, तो मैं आंख बंद करके 40,000 वहां पर लिख देता, क्योंकि ये फ्रिक्शन का जिक्र हुआ है इसलिए मैंने 35 लिखा है वहां पर। ठीक है सर, मगर एक्सेलरेशन तो हम ट्रेन का निकाल रहा है ना। अरे भाई, मगर ट्रेन के ऊपर ही तो एक्सेलरेशन लग रहा है, समझे? अब आपने यहां पर मास लिखना है। अब मास आपने सर सिर्फ मास यहां पर इंजन का क्यों नहीं लिखा, आपने पूरे ट्रेन का क्यों लिखा? क्योंकि हमसे ट्रेन का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ट्रेन का पूछ रहा है ना, तो पूरा लिखेंगे। तो 35/18, 35/18 कितना जाएगा? ये जाएगा 1.94। तो आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो आपको भाई समझ जाओ, अब आप आधी कंडीशन तो क्लियर है। आपको मास गिवन है कितना? 10 ग्राम, तो 10/1000 कर दो, कपिल भैया ने बोला है करने को। फिर क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टली ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड, मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 150 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। ठीक है, एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, उससे टकराता है एंड कम्स टू द रेस्ट। अब रेस्ट में आ रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। ऐसे करके फिर लिखा इन 0.03 सेकंड, मतलब टाइम कितना दिया है? 0.03 सेकंड्स। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट। आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, और दूसरा आपको क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? फोर्स, डिस्टेंस और फोर्स आपको फाइंड करना है। तो एक बात मैं आप सभी को बताऊं, यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी, चलो मैं आपको पहले सॉल्व करवा के बता देता हूं। पहले अपन क्या फाइंड करते हैं? डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है सर? डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², यही है सर। तो हमारे पास टाइम भी है, U भी है, मगर सर A नहीं है, तो A अपन पहले फाइंड कर लेते हैं, है ना। पहले तो जितना हमको गिवन है उतनी वैल्यू पुट करो। U कितना गिवन है? 150। टाइम कितना गिवन है? 0.03 प्लस हाफ, हमें A नहीं पता। ठीक है, टाइम पता है कितना है? 0.03 का स्क्वायर, तो 0.03 मल्टीप्लाई बाय 0.03। अब मेरी बात सुनो, हमें क्या नहीं पता? A नहीं पता। तो A क्या होता है सर? A होता है V माइनस U अपॉन T। हमें ये सब वैल्यू गिवन है। V कितना है? 0 माइनस 150 अपॉन 0.03। ठीक है, तो ये क्या आ गया? माइनस 150 अपॉन 0.03, है ना। ऐसा का ऐसा यहां पर लिख दो। ठीक है, आपने यहां पर लिख दिया कितना? माइनस 150 अपॉन 0.03। तो इससे ये कैंसिल हो गया, बिल्कुल सर कैंसिल हो गया। अब ये पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहां पर 2 0 आ गए। 1 0 से 1 0 कैंसिल। सर 5 दूनी 10 और 5 3 15, यही होता है सर, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, है ना। अभी इतना हो गया, ये हटा, 2 0 यहाँ आ गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये आ गया। ये कितना हो गया? 3 3 ज़ा 9/2 प्लस 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? ये 3 3 ज़ा 9/2। ठीक है, तो माइनस 9/2, ये हो गया माइनस 9/2, क्योंकि माइनस में है ना। अब आपने क्या करा? 9/2 माइनस कितना कर दिया? 9/4। आपने यहां पर लिया, यही आया ना, सही तो कर रहा हूं मैं? U, हाँ ठीक है। अब देखो 4 लिया, 2 2 ज़ा 4, 18,
और यहाँ पर 9, तो कितना आ गया 9/4। 9/4 आपका क्या आ गया फाइनली, यहाँ पर निकल कर आ गया डिस्टेंस, ये ऐसा आ गया 9/4। 9/4 कितना होता है 2.25 है ना, 9/4 2.25 होता है, अपने को इतना पता चल गया। अब मेरी बात सुनो, जब तुमने S निकाल लिया है 2.25, ठीक है, मतलब कि 9/4, अब हमको दूसरा क्या फाइंड करना है, हमको फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स क्या होता है सर, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना गिवन है 10/1000, और एक्सेलरेशन जो कि अभी अपन ने निकाला -150/0.03, -150 0.03, बिल्कुल माइनस में है। तो अब ये हटा तो यहाँ पर 2 0 और लगी है ना, पॉइंट हटेगा तो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, बिल्कुल सर, ठीक है। अब फिर क्या करा आपने, -150 अपॉन कितना हो गया 3 हो गया, 3×5 = 15 0, तो -50 न्यूटन, ये आ गया। अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, ठीक है, आप देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक है 2.25 और -50, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर लिया। मगर बच्चे एक बात बता, चल ठीक है तूने क्वेश्चन सॉल्व करा, यदि पहले तेरे को तू कुछ नहीं करता, तेरे पास u था, v था, t था, तूने एक्सेलरेशन निकाला और मास पहले से गिवन था, यदि तू फोर्स पहले निकाल लेता -50, तो -50 तो ऑप्शन ए फाइंड करता, तीनों के तीनों एलिमिनेट हो जाते, तेरे को किसी और पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा ऑप्शन नंबर बी आप लगा देते, सही हो जाता। समझ रहे हो? तो थोड़ा अपना दिमाग खोलकर तैयारी करा करो भाई, ठीक है, दिमाग खुला होना बहुत जरूरी है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े? बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg, चलो मास, ठीक है, मास कितना गिवन है 10 kg, ठीक है। आगे क्या लिखा है, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स, मतलब फॉल हो रहा है, तो फॉल करने के लिए यू हमारी 0 हो जाती। पिछले वाले सेशन में बहुत बढ़िया तरीके से सिखा दिया था। हाइट 80 सेंटीमीटर, तो आपको हाइट कितनी दे रखी है, एस डिस्टेंस आपको 80 सेंटीमीटर, मतलब मगर मीटर में चेंज करना है, तो 80/100 मीटर, ठीक है। उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है, मैं बनाता क्वेश्चन तो यहाँ पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन देते ही नहीं, ठीक है, वो आपको खुद से आपकी ईमानदारी से आप लगा देते 10 मीटर/सेकंड²। क्लियर इतना सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। तो हमको मोमेंटम फाइंड करना है। अब मेरी बात बताओ, सुनो सारे के सारे, मोमेंटम क्या होता है, m इज इक्वल टू, अरे p इज इक्वल टू, ठीक है, p इज इक्वल टू mv, ठीक है, ये होता है। हमारे पास m है 10, मगर हमारे पास v नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। v कैसे फाइंड करेंगे सर, v फाइंड कर लेते हैं, v² - u² इज इक्वल टू 2s, u 0 है काट दो, ठीक है, v² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 80/100 s आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 8 दूनी 16, v की वैल्यू आ गई 4, ठीक है, v की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो v आ गया 4 मीटर/सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज गोइंग टू बी 40 kg मीटर/सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कैसा लगा, मजा आया? ठीक है, ये कुछ घटिया से प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि आप खुद करने वाले हो, ठीक है, मगर एक क्वेश्चन ये वाला मैं कराने वाला हूं, ये वाला, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, डिकोड करवा देता हूं। आ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 km/h, ठीक है, बाकी सारी चीज ऐसा ही यूनिट में है। तो भाई u आपको कितना गिवन है 108 km/h। इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप हो रही है, मतलब v कितना है 0 मीटर/सेकंड, ठीक है, 4 सेकेंड लग रहा है, मतलब टाइम कितना गिवन है 4 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स, ओके, और आखिरी में क्या देखा है फोर्स, वो सॉरी मास कितना गिवन है 1000 kg, ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज बताऊं, क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसे ही अपन कितने क्वेश्चन कर लिए, फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, सुनो मेरी बात सारे के सारे ध्यान से। फोर्स फाइंड करना है, ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। मास गिवन है, एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं,
v माइनस यू अपॉन टी, ये तीनों चीज आपको गिवन है, मगर u आपको काय में गिवन है, किलोमीटर पर आवर। तो कुछ मत करो, 108 को 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 5 9 6 54, तो 6 पंजे 30 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया, u आ गया। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। v है 0, u है 30, टाइम है 4, एक्सेलरेशन कितना आ गया, -30 अपॉन 4, है ना। सर क्या इसको आगे फर्दर सॉल्व करें, मत कर, मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि फोर्स में आप सीधे वैल्यू डालो, पता है कैंसिल हो जाता है। फोर्स है इज इक्वल टू मास कितना गिवन है 1000 मल्टीप्लाई बाय -30 अपॉन 4, तो ये 2500 आ गया। कैसे, ये आया 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 500, ठीक है, 2 1 जा 2, ये कितना हो गया 250, तो 250 मल्टीप्लाई बाय -30, 5 3 जा 15, 1 3 2 जा 6 और 1 7, 00 माइनस न्यूटन। ये आ गया भाई आपका आंसर, दैट्स इट। मजा आ रहा है कि नहीं है ना। फास्ट एंड फ्यूरियस द वे वी आर फॉलोइंग इट, अ फास्ट एंड फ्यूरियस वे थ्रू विच सारे के सारे क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से डिकोड कर रहे हो। अब 2 सवाल और बहुत बढ़िया लेवल के, ठीक है, 2 सवाल बस। यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है NDA2 2024, NDA1 2025 और NDA2 2025 की फिजिक्स इतनी घटिया आई है कि इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है, एक कार है जिसका वजन है 1000 kg। ओके, तो यहां पर देखो कार का वजन आपको दिया है m इज इक्वल टू 1000 kg, m इज इक्वल टू 1000 kg। इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। u इज इक्वल टू कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको 5 अपॉन 18 से डिवाइड कर लो पहले ही, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 9 चुके 36 एंड 5 चुके 20, तो u कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ऑन अ स्ट्रेट रोड द ड्राइवर सडनली पासेस अ ब्रेक और कार स्टॉप हो जाती 0.2 सेकेंड में। तो भाई आपको v कितना गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम 0.2 सेकेंड में वो स्टॉप हो रही है। तो हमको क्या बताना है, रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, पक्की बात है, रिटार्डिंग फोर्स जो भी होगा वो नेगेटिव आएगा। निकालें रिटार्डिंग फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है आपके पास, एक्सेलरेशन नहीं है, निकालो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v कितना गिवन है आपको 0 माइनस 20 अपॉन 0.2। ठीक है, और बड़ी हैंड राइटिंग में लिखता हूं यार, ठीक है। हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। v कितना गिवन है 0 माइनस 20 अपॉन टाइम कितना गिवन है 0.2। ये कितना हो जाएगा -20 अपॉन 0.2, ये पॉइंट लेगा 0, एक्सेलरेशन कितना जाएगा -100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, अब आपको निकालना है फोर्स। मास कितना गिवन है 1000 मल्टीप्लाई बाय ये कितना गिवन है आपको -100, बढ़िया। तो कितना आया 1 2 3 4 5 इतना आया यार। तो के 3 0 का के लगा दो और मतलब 100 के न्यूटन, 100 के न्यूटन आया। देखना यार 100 के न्यूटन ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर है, 100 के न्यूटन। एक और क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेम कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर। अब ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, m इज इक्वल टू 2 kg, ठीक है। स्लाइड इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, लेट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको u कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। अच्छा, मतलब v आपका क्या हो जाता है 0 मीटर पर सेकेंड व्हेन आपका डिस्टेंस कितना गिवन है 20 मीटर, इतनी चीज गिवन है। अब आपको पूछ रहा है व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। तो यार फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको 2 गिवन है,
एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? एज गिवन है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो आप, है ना। टाइम अगर हमको गिवन नहीं है, टाइम होता तो अपन ये कर लेते। तो बिना टाइम वाली कौन सी है? बिना टाइम वाली है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी जीरो है, माइनस tan का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ये a मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 100 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 20। ये जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। तो -10/4 इज गोइंग टू बी योर एक्सेलरेशन, ये होने वाला है। क्या कैंसिल करें? मत करो। क्यों? क्योंकि अभी अपन वैल्यू पुट करने वाले हैं। फोर्स कितना होने वाला है? 2 मल्टीप्लाई बाय -10/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू -5 न्यूटन। अब मेरी बात सुनो, बच्चे लोग बोलेंगे सर आंसर गलत आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। आप डालो ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, और यहाँ पर डालो -5 न्यूटन या फिर 5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसका रीजन क्यों है? अरे मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया, कब से मैं ये सवाल करवा रहा हूँ, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन का आंसर पता कब सही होता? जब आप ये 2.0 लिखा है ना, इसको यदि आप 20 कंसिडर करो, आप देख लो आंसर आ जाएगा आपका। 20 करो, मगर ये तो 2.0 है भाई, ठीक है, और वो 20 भी नहीं लिखा है, क्लियरली दिख रहा है 2.0 है। फिर आप कैसे कर सकते? 20 कंसिडर करके देखो, आपका तुरंत आंसर निकल कर आएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो बाकी आंसर इसका जो मैंने बताया वो है यूपीएससी, ठीक है, जो यहाँ पर यूपीएससी है उससे मिसप्रिंटिंग हो गई थी अपने पेपर में। आगे बढ़ते, बाकी क्वेश्चन बहुत लाजवाब था ये, और ऐसे कितने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन में। और सही बताऊं तो ये क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था ND2 2024 में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के यार सेम क्वेश्चन मैंने 3-4 करवा दिए थे उनको कि सेम क्वेश्चन आएंगे, और 2 क्वेश्चन आ गए एज इट इज। चलो, यहां पर इंपल्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट क्या होता है? इंपल्स ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू अ फोर्स acting on it during a given time interval is equal to change in its momentum, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। आपकी मम्मी ने आपको बहुत गंदा चाटा मारा, ठीक है, आपने कुछ नीचपना कर दिया होगा, तो उसको पता क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फोर्स लगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंपल्स, इसको बोलते हैं इंपल्स, फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम हुआ, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम हुआ, यहां पर लिख रहा हूं क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम, बिल्कुल सर, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को पता क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं इंपल्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंपल्स। अब मेरी बात सुनो, ठीक है, एक बात बता रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम को आपने क्या बोला? इंपल्स, ठीक है, अच्छी बात है। यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो फिर इसको इंपल्स नहीं बोलेंगे, इसको अभी अपन ने पढ़ा क्या बोलते हैं? फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यदि चेंज इन P अपॉन T है, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू फोर्स। आपसे क्या पूछ रहा है? चेंज इन मोमेंटम, तो ऑप्शन नंबर ये, मतलब इंपल्स। आप देख लो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे चल के ये पूछ ले, क्लियर है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन याद है ना? क्या बदले के लिए आप सभी का खून खोल रहा है? मेजर वियान, हाउस द जोश यू आर हैविंग? हाई सर, ठीक है, द सेम जोश आई वांट फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बस इतना ही लिखना है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने किसी को मारा, उसने आपको मार दिया, ठीक है, उसने आपको मारा, आपने उसको मार दिया। अरे और भी सारी स्टेटमेंट है, ये लिख लेना अपनी कॉपी में कि भाई एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक मिनट, चलो मेरी बात सुनो सारे के सारे। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। एक मिनट यार,
सुनिए सारे के सारे, थोड़ा सा और बचा है बस, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और हैं, उसके बाद तो खत्म। कॉपी में लिखिए, थोड़ा सा पास्ट हिट कर गया था। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, एंड विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। समझ रहे हो, ये जो फोर्स होता है ना, इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यहां पर जो एक्शन और रिएक्शन है ना, ये कभी भी सेम बॉडी में नहीं लगेगा। मतलब मैंने आपको मारा, ठीक है, मतलब आपने किसी को मारा, किसी और ने आपको मारा, ठीक है, मतलब एक्शन आपने उसके बॉडी पर करा, रिएक्शन उसने आपकी बॉडी पर करा। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, वॉकिंग कैसे करते हो आप? जमीन के ऊपर मतलब फोर्स दिया, जमीन ने आपको एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिया और आगे फेंक दिया। स्विमिंग पूल, आपने हाथ से पानी को पीछे करा, पानी ने आपको आगे कर दिया। वर्ड्स फ्लाइंग, ठीक है, फेदर पीछे करे, वो आगे चले गए। गन रिकॉइल, यस, टू ऑब्जेक्ट्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट दीज फोर्सेस मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। समझ रहे हो, दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मगर जरूरी नहीं है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो, वो डिपेंड करता है उनके मास के ऊपर। जैसे ये गन है भाई, ये गन दिख रही है आपको, बिल्कुल सर गन दिख रही है, आपने यहां पर बुलेट फायर करी, ये आगे गई, ठीक है। अब आप देखो एक्सेलरेशन बुलेट का ज्यादा होता है गन से, सेम तो है नहीं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, गन भी पीछे जाती है बुलेट फायर करने के बाद। पता क्यों है? क्योंकि बुलेट का मास इज लेस देन द मास ऑफ द गन, ठीक है, बढ़िया सर। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है? अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, कि जो फोर्स है इक्वल एंड अपोजिट होता है, मतलब F इज इक्वल टू माइनस एफ, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? एम ए इज इक्वल टू माइनस एम ए, यही होगा। तो एम वी माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस एम वी माइनस यू अपॉन टी। मगर सर ये वाले को 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो, ये 1 है सब, ठीक है, ये 2 है, ये 2 हो गया, टी से टी कैंसिल, m1v1 माइनस m1u1 इज इक्वल टू माइनस m2v2 प्लस m2u2। तो टोटल फाइनल क्या निकल कर आएगा? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, क्लियर है? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बस ये नहीं बोलता है कि मोमेंटम इज कांस्टेंट, ये पता इतनी सारी चीजें बोलता है जो कि आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है। द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है, जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ अ कांस्टेंट मास। ये ऐसे भी पूछ सकता है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम जो टोटल मोमेंटम है दो या दो से ज्यादा बॉडीज का, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लग रहा है, वो कांस्टेंट होगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो कि एक मतलब चिंटी स्टेटमेंट है, सब लोग बताते हैं, मैंने और भी बता दिया आपको ऊपर की 2 स्टेटमेंट। ये टोटली बेस्ड ऑन है ऑन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि अभी मैंने बताया, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाला। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये गिवन है। अब आता है रिकॉइल वेलोसिटी का क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई एक बुलेट आपने मतलब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, ठीक है, एक बुलेट है, इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पिस्टल। देखो ये बेसिकली पिस्टल वाले क्वेश्चन क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी वाले क्वेश्चन का फंडा क्या है, मैं आपको बढ़िया तरीके से बताता हूं। ये फॉलो कर लिया ना तो समझ जाना सारे क्वेश्चन खत्म। ये क्या है भाई? ये है गन, ठीक है, यहां से क्या निकली? बुलेट, ये बुलेट इधर निकली। अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, बुलेट इधर निकली, ठीक है, तो ये जो गन है पहली इनिशियल पोजीशन इसकी कुछ भी होगी, मगर फाइनल में तो ये भी पीछे जाएगी ना, मतलब फाइनली तो ये भी पीछे जाएगी, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड रिकॉइल। तो अब मेरी बात सुनो, याद रखना रिकॉइल वेलोसिटी जब फाइंड करोगे ना, हर केस में आप सभी को पता है इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होता है, ठीक है। कैसे? m1u1 प्लस m2u2
इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यही होता है। पता है गन की भी इनिशियल u1 जीरो कर लो, बुलेट की भी इनिशियल जीरो कर लो, मतलब कि ये भी जीरो ये भी जीरो, तो इनिशियल जीरो। तो आग बंद करके ट्रिक क्या है, जो इनिशियल मोमेंटम है आप उसको जीरो रख दो, तो ये जीरो हो गया। m1 कितना है आपका, 1 आप कुछ को भी ले लो यार, बुलेट को ले लो, ठीक है, वो कितना कर दो 20 ग्राम, मतलब 20/1000। v1 कितना गिवन है, बुलेट का v1 कितना है 150, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 150 कर दिया, प्लस मास ऑफ 2 पिस्टल का कितना गिवन है 2 है, और उसकी वेलोसिटी वही हमको निकालनी है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 2 बार ये 3 बार, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, तो ये 3 प्लस कितना हो गया 2v इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा -3/2 इज इक्वल टू v, तो -1.5 मीटर पर सेकेंड ये आपकी रिकॉइल वेलोसिटी आ गई। माइनस में इसलिए आई क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया? इतना घटिया सवाल था ये, इतना सेम क्वेश्चन एनडीए ने 2 बार पूछ रखा है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला एज इट इज। अब या तो इसका आंसर सी होगा या तो डी होगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। आगे बढ़े अब, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ये घटिया क्वेश्चन छोड़ो, ये देखो, ये 2 क्वेश्चन सेम है, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, ठीक है, एक लड़की है, ठीक है, ये लड़की बना दी, इसका मास कितना है भाई 40 kg है, ठीक है, जंप्स विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये लड़की, मतलब इसको अपन लेते हैं m1 कितना 40 kg, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ u1 जंप करती है विथ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है कार्ट, स्केटिंग, ठीक है। स्टेशनरी मतलब इसकी जो v1 है वो, सॉरी, इसकी जो कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब इनिशियल ऑफ कार्ट मतलब u2 ये कितनी है 0, ये 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, तो m2 कितना है 3 kg के 1 है। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, जब कार्ट मूव कर रही है ना तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक बात बताओ, जब ये जो छुरी है इस कार्ट के ऊपर जंप करेगी तो जो कार्ट की वेलोसिटी होगी वही इसी की होगी, है ना। जो कार्ट जिस वेलोसिटी से मूव करेगी उसी वेलोसिटी से ये लड़की मूव करेगी, तो ये यदि v है तो ये भी v होगी, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। तो m1u1 कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस m2 कितना है भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू m1 कितना है 40 मल्टीप्लाई बाय v प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय v ही है ये दोनों, तो 5 चुके 20 और 200 इज इक्वल टू 43v, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ गई 200/43 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर। मजा आया कि नहीं? हाँ, इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था, तरीका आपने देख लिया। सेम क्वेश्चन ये है, ठीक है, सेम को इसमें पता 2 चीजें लगेंगी, इसमें पता क्या लिखा है, देखो एक बात बता रहा हूं, एक देखो डिकोड करके बता रहा हूं आपको बढ़िया तरीके से, आंसर तो आप निकाल लोगे। 2 हॉकी प्लेयर, ठीक है, एक है प्लेयर नंबर 1 और इधर है प्लेयर नंबर 2। 2 हॉकी प्लेयर ऑफ ऑपोजिट टीम ट्राइंग टू हिट अ बॉल, एक बॉल को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं और टकरा जाते हैं और दे बिकम इंटेंगल्ड, ओके। एक का मास 60 kg है, तो यहां पर m1 कितना लिखा 60 kg, ओके, ठीक है, एंड वाज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, u1 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है सर, एंड अदर वाज हैविंग द मास 55, m2 कितना है 55 kg एंड वाज मूविंग फास्टर विद द वेलोसिटी u2 कितना है 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर। ये ट्रिक थी, टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर मतलब ये इस तरफ आ रहा है और ये इस तरफ, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो ये पता कितना होगा, ये होगा -6 मीटर पर सेकेंड, बस यही क्रैकिंग पॉइंट था। अब वो पूछ रहा है टकराने के बाद दोनों की क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है, क्या वेलोसिटी होगी, तो भाई टकराने के बाद तो दोनों सेम होंगे, इसकी भी v होगी इसकी भी v होगी, बस जैसे ऊपर सॉल्व करा वैसे यहाँ पर भी सॉल्व कर दो। मजा आया? बस यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन मैं आप सभी को समझाना चाह रहा था। वेट वाला कंसेप्ट और लिफ्ट वाला कंसेप्ट अपन ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, ये जो वेट वाला और ये लिफ्ट वाली कंडीशंस है ना,
ये अपन ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब फाइनली आखिरी टॉपिक हमारा आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन पता क्या होता है? फ्रिक्शन होता है भाई रोकने की एक तकनीक, ठीक है, जो कि आपको सरफेस लगाता है आपके ऊपर। फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, यहां पर आपने एक बॉक्स रखा, आपने इसको स्लाइड करा, एक ऐसा फोर्स जो कि सरफेस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, जो कि इसके मोशन को रेजिस्ट करेगा। सो अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द अदर, इसको फ्रिक्शन बोलते हैं। या फिर आप कह सकते हो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सरफेस दैट आर इन कांटेक्ट व्हेन दे मूव पास्ट ईच अदर, आप इसको फ्रिक्शन बोल सकते हो। फ्रिक्शंस अकर्स ऑन बोथ द सरफेस कांटेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, जो एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्शन क्या होता है फ्रिक्शन का? ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, हमेशा हमेशा इसका डायरेक्शन अपोजिट ही होने वाला है। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिक्शन क्रिएट करती है? रफ सरफेस। यदि आपको लग रहा है ना दोनों के बीच में एकदम स्मूथ सरफेस है, तब भी कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज तो रहेंगी, ये उसके बीच में और ये नीचे सरफेस के बीच में। तो जब ये इंटरलॉक होती हैं, जब ये इंटरलॉक होती है, तब ये सारी चीजें होती हैं। कितने प्रकार का फ्रिक्शन होता है? एक होता है स्टैटिक, एक होता है लिमिटिंग, एक होता है काइनेटिक। काइनेटिक दो प्रकार के होता है। सर ये समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा रहा हूं, सुनना मेरी बात। भाई एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको बहुत, ठीक है, पूरा का पूरा आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, बट स्टिल वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है। तो उस टाइम पर जो वो फोर्स लगा रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स उसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब नो मूवमेंट इवन आफ्टर हिटिंग टू मच। एक ट्रक खड़ा हुआ है, तुम क्या कर रहे हो? खूब फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, वो अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है, उसको बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो इस टाइम पर स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, क्लियर है। अब आता है लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब क्या है कि तुम आखिरी में फॉर एग्जांपल देखो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो रेस्ट में है, ठीक है, आपने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो रेस्ट में है, आपने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो रेस्ट में है। मगर अब यदि 50 न्यूटन का फोर्स लगा, भाई वो रेस्ट में, मगर अब यदि तूने 51 न्यूटन का फोर्स लगा दिया ना, तो वो मोशन में आ जाएगा। तो बच्चे ये जो 50 न्यूटन है, ये क्या है? ये आपका हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, यही है हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि यहां पर लिमिट आ गई कि भाई बॉडी इज एट वर्ज, कगार पे है, इसके बाद बॉडी मूव कर जाएगी, हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब मूव करेगी काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इवेंचुअली मूवमेंट यहां से चालू हो जाएगा। और अब क्यों मूव करी? क्योंकि भाई अब उसने हार मान ली कि मैं अब इससे ज्यादा नहीं लगा सकता हूं फ्रिक्शन, तो अब उसका फ्रिक्शन कम हो गया। इसलिए अपन बोलते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द हाईएस्ट फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है, एक स्लाइडिंग और एक रोलिंग। स्लाइड, अब आप कॉमन सेंस लगाओ, अपन वो जो वो वाले रोलिंग बैग्स होते हैं उसको क्यों यूज करते हैं, ट्रॉली बैग को? क्योंकि भाई वो रोल करते हैं, उसमें व्हील लगा होता है, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है ताकि इजीली वहां पर मोशन हो जाए। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, और दोनों के दोनों ये काई के एग्जांपल हैं काइनेटिक के, क्लियर है। तो अब याद रखना, यहां पर एक चीज बता रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये जितने भी अप्लाइड फोर्स हैं ये इसके ऊपर ना, ये गलत फहमी में मत रहना, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जो फ्रिक्शन फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया, इवन कॉन्टैक्ट एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो डिपेंड किन चीजों पर नहीं करता है? पहला, अप्लाइड फोर्स। दूसरा, एक मिनट इसको डार्क करने दो, तुमको दिख नहीं रहा हो। अब सुनो, पहला अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और दूसरा कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। इन दोनों के ऊपर ना वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड ही नहीं करता है। तो सर डिपेंड काय के ऊपर करता है? बता दो। डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर, ठीक है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर, ठीक है, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। जो F है ना, यहां पर बता दे रहा हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और N इज द नॉर्मल रिएक्शन। जब ये हटता है ना, तो यहां पर एक कांस्टेंट लग जाता है, कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, क्लियर है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी, यहां पर क्या लग जाता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब दो चीजें मैं आप सभी को बताने वाला हूं, एक होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता क्या होता है?
आप सभी को दिख रहा है ये आपने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने यहां से फोर्स लगाया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, और ऊपर से यहां पर क्या लगा, एक आप सभी को पता है आपने mg ग्रेविटी आपने इसके ऊपर से नीचे फोर्स लगाया और ग्रेविटी भी इसके ऊपर फिर एक नॉर्मल रिएक्शन देती है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब यहां पर एक क्या बनता है, यहां पर बनता है एक रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। तो इस रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ज्यादा पूछता नहीं है, बस ऐसा ही बता दिया मैंने। अब आता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल ऑफ रिपोज क्या है कि भाई ये देखो मेरा हाथ दिख रहा है, यदि इस हाथ पर मैंने ये ईयरबड्स रखे, ये नहीं गिरे, इतना करा ये गिरने लगे, ठीक है, यहां पर और रखा, इतना करा ये गिरने लगे, मतलब मिनिमम एंगल कितना दूं कि इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन प्लेन अंडर इट्स ओन वेट, खुद के वेट में नीचे आने लगे। क्लियर है सर? समझ में आ गया। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, फ्रिक्शन के और भी क्वेश्चन करेंगे ग्रेविटेशन में, ठीक है, जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है ना। 1 block of 2 kg mass is placed on a top of 3 kg mass। अच्छा 2 kg mass, ठीक है, रुको दोबारा, ठीक है, ये 3 kg मास है, उसके ऊपर 2 kg, ठीक है, रखे हुए हैं। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक इज 0.2। मतलब कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट इससे डिनोट करते, मैंने आपको बताया था 0.2, अभी पढ़ा है ऊपर। तो अब आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? F इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय n, और n का मतलब जब अपन ग्रेविटेशन में देखेंगे तो m इंटू क्या होता है? g, यही होता है m इंटू g, मतलब एक्सेलरेशन। तो अब आपने क्या लिखा? F इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन m मल्टीप्लाई बाय g, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, ठीक है, g की वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है। आपसे हाँ देखो, क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है, तो यार वही समझो यार, एफ ही पूछ रहा है आपसे, सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो m कितना आएगा, ठीक है, अभी उसके बारे में बाद में सोचेंगे। g की वैल्यू कितनी है? 10। अब m क्या रखें? हमारे पास तो 2 भी है और 3 भी है यार। कॉन्टैक्ट फोर्स काय के ऊपर डिपेंड करता है? आप देखो, ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और फ्रिक्शन हम इन दोनों के बीच में बात करेंगे, ये इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में तो ये वाला पार्ट आ रहा है ना 2, तो यहाँ पर 2 कर दो, ये यहाँ पर गया, आंसर आ गया 4 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी इसका। एक आखिरी स्प्रिंग बैलेंस वाला कंसेप्ट और सीख लो बस, ठीक है, आखिरी वाला, कि 2 स्प्रिंग बैलेंस आइडेंटिकल लगी है, S1 और S2 आर कनेक्टेड वन आफ्टर दी अदर, एक के बाद एक लगे हुए हैं, आर हेल्ड वर्टिकली एज शोन इन द फिगर। अ मास ऑफ 10 kg, ठीक है, 10 kg का मास क्या है? मास ऑफ 10 kg इज हैंगिंग फ्रॉम S2, ये भाई यहां लगा दिया मास, ठीक है, और स्प्रिंग लगी हुई है। इफ द रीडिंग्स ऑन S1 एंड S2, मतलब S1 पर रीडिंग आ रही है W1 की, S2 पर रीडिंग आ रही है W। पहली बात तो स्प्रिंग बैलेंस क्या है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए भाई। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है? वेट को मेजर करता है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना, इफ 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग बैलेंस S1 एंड S2 आर कनेक्टेड वन आफ्टर दी अदर वर्टिकली, ऊपर नीचे लगे हैं, विद द मास ऑफ 10 kg हैंगिंग फ्रॉम S2, 10 kg मास नीचे से है, तो दोनों की जो रीडिंग आने वाली है ना वो इक्वल होने वाली है, मतलब W एंड W2 दोनों की इक्वल है। अब दोनों इक्वल, आप देख लो दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर कितना जो नीचे वाला है? ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्प्रिंग बैलेंस है व्हेनेवर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पर सीरीज में है, तो जो टेंशन क्रिएट होगी इन कनेक्टिंग स्ट्रिंग वो सेम होगी। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगी, तो जो फोर्स जो लगेगा बाय बोथ स्प्रिंग बैलेंस वो भी सेम होगा, तो W1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू W2। खत्म, ठीक है। अब इसके आगे का हम लोग कहाँ करेंगे? ग्रेविटेशन। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। एक बार भी मैंने आपसे ये नहीं बोला कि सेशन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब अपन करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, इट वाज अ नाइस सेशन टेकन बाय मी एंड एंजॉयड बाय यू। काफी जल्दी हम लोग मिलेंगे तीसरे वाले सेशन में, मगर जब तक 1000 कंप्लीट नहीं होते हैं, 1000 व्यूज जैसे ही कंप्लीट हुए मैं आ जाऊंगा अपना सेशन लेकर। डेट मेरे को पता है यार, डेट के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, डोंट वरी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।